हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा बेटा हम लोग गैस स्टेट पढ़ रहे थे। और गैस स्टेट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। लास्ट लेक्चर्स में मुझे याद आ रहा है कि हमने वैन वाल गैस इक्वेशन ड्राइव की थी, ए और बी के मतलब समझे थे। हमने उन दो गैसेस को कंपेयर भी किया था जहाँ पर ए डिफरेंट होते हैं और जहाँ पर बी डिफरेंट होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको की हैं। आई होप आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अब जो ये पोर्शन हम कर रहे हैं गैसीय स्टेट का, वो थोड़ा सा फैक्चुअल और थियोरेटिकल पोर्शन है। जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो काइनेटिक गैस इक्वेशन तक खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तो ठीक है, जैसा चैप्टर का नेचर है, जैसा बिहेवियर हमें, वैसे हमें भी उसी के हिसाब से बिहेव करना है। ठीक है बेटा? तो अब हम गैसेस स्टेट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है, या मैं कहूँ जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मतलब रियल गैस का डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आपको मैंने बताया था, शायद आपको लास्ट लेक्चर से याद होंगे, कि रियल गैस जो होती है वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आइडियल बन जाती है। मैंने आपको बताया था, उसके पीछे मैंने आपको रीज़न भी बताए थे कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वो जो गैस होती है वो क्या बन जाती है? आइडियल गैस बन जाती है। क्यों? क्योंकि भैया प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिसको हम मतलब आइडियल गैस में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम वहाँ मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मास हैं। तो कुछ कुछ ऐसा हाइपोथेसिस हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो रियल गैस के मॉलिक्यूल जिनका वॉल्यूम है, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो पॉइंट मास नहीं है, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ले रखा है तो उस कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ हद तक वो बातें आइडियल वाली नज़र आने लगती हैं, क्योंकि आइडियल में भी हम वॉल्यूम को काउंट नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो मॉलिक्यूल को एक पॉइंट मास मानते हैं, क्योंकि वो तो आइडियल है। लेकिन रियल गैस में तो पॉइंट मास होता नहीं है, रियल गैस में तो रिजिड स्फीयर होते हैं। ठीक है ना? और दूसरी बात है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उनके उनके बीच में जो ए होगा वो वैसे ही काम नहीं कर पाएगा, और ए काम नहीं करेगा यानी उन गैस के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, बेसिकली कोई भी अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है। और ये बात हम आइडियल गैस में भी कहते हैं कि भाई आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई प्रेम और सद्भाव नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये बात तो मैंने आपको लिखाई थी और मैंने आपको समझाया था, तो ये बात मैंने यहाँ पर आपको दोबारा समझा दी है कि रियल गैस भी आइडियल बन सकती है, बशर्ते उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं, वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हो। ठीक है ना? लेकिन जैसे जैसे आप कंडीशंस वेरी करते जाओगे तो गैसेस का आइडियलिटी से डेविएशन स्टार्ट होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करते जाओगे, प्रेशर हाई करते जाओगे, तो जो गैस है जो आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी वो धीरे धीरे आइडियलिज्म से दूर जाती जाएगी। तो उसी चीज को हम पढ़ रहे हैं, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्योंकि रियल गैस अगर आइडियल बिहेव कर रही है तो ये आइडियल गैस कहलाएगी, और जब आप कंडीशंस चेंज करेंगे तो वो आइडियल बिहेवियर से धीरे धीरे करके दूर जाएगी। है ना? वो कंडीशंस क्या होंगी और वो डेविएशन किस तरीके से होगा, हम उसी को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब डेविएशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले मैं बेटा पैरामीटर्स डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है? तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, जरा लिखना शुरू कीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर रियल गैस, the deviation from ideal behavior for real gas is best represented in terms of compressibility factor, in terms of compressibility factor, जिसको हम क्या बोलते हैं? Z बोलते हैं, compressibility factor। ठीक है ना? यानी द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर रियल गैस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मतलब हम Z एक पैरामीटर हमने डिफाइन किया है, जिसके बेस पर हम देखेंगे कि कौन सी गैस किन कंडीशंस पर आइडियल बिहेवियर से दूर जाती है और कितना दूर जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में आपको कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, उसको ध्यान से लिखेंगे बेटा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ it is defined as the ratio of the molar volume of real gas. It is defined as the ratio of the molar volume of the real gas to that of an ideal volume. It is defined as the ratio of the molar volume of real gas to that of an ideal volume at similar condition of temperature and pressure.
ठीक है ना। यानी z क्या है, z इज नथिंग, z इज द रेशियो ऑफ रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में समझें कि z क्या है, z है रियल गैस के वॉल्यूम और आइडियल गैस के वॉल्यूम का क्या रेशियो। बात समझ में आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हम जानते हैं कि बेटा कि पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है और v क्या होता है, आर टी बाई पी। ये आप किसके लिए लगाते हो, ये आप लगाते हो आइडियल गैस के लिए, है ना। नीचे वॉल्यूम आइडियल है तो ये वॉल्यूम क्या हुआ, आइडियल वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या आएगा, z इज इक्वल टू वी आर, ये क्या आएगा, आर टी बाई पी। तो p आ जाएगा ऊपर, यानी अल्टीमेटली z इज इक्वल टू क्या बन गया, पी वी अपॉन आर टी। क्या बन गया, पी वी अपॉन आर टी। याद रखना यहाँ पर जो v है वो किसका है, वो रियल गैस का वॉल्यूम है, ठीक है ना, रियल गैस वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपने आइडियल गैस के वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका, तो हम z को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं z इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी, ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन आप याद रखना यहाँ पर जो v है वो रियल गैस का वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर एक अजम्पशन हमने किया है कि z जो होता है फॉर एन आइडियल गैस, z फॉर आइडियल गैस, z जो होता है फॉर आइडियल गैस वॉज pre-assumed to be unity. Z for ideal gas was pre-assumed to be unity. मतलब आइडियल गैस के लिए जो Z होगा वो क्या होगा, यूनिटी होगा। ये हमने एज्यूम कर लिया। और एज्यूम करने की बात नहीं, आप देखिए कि अगर रियल गैस आइडियल गैस बन गई तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी ना, तो V और V कट जाएगा, Z क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आइडियल गैस के लिए Z क्या है, 1 फॉर आइडियल गैस। क्लियर होगी बात बेटा। अब आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये एक प्लॉट है, ये एक जेड प्लॉट है। क्या है ये, जेड प्लॉट, जेड और पी के बीच। जेड मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जेड और पी के बीच मैंने कर्व ड्रॉ किया है और मैं आपसे कहूँगा ये कर्व मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ड्रॉ किया है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पर ड्रॉ किया है मैंने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मैंने एक कर्व ड्रॉ किए हैं। आप देखो डिफरेंट गैस के लिए कर्व ड्रॉ किए हुए हैं। ये जो कर्व, ये जो लाइन ये हाइड्रोजन के लिए है, ये हीलियम के लिए है, ये CO के लिए है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ये मीथेन के लिए, और ये क्या है, अमोनिया के लिए मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब आप देखो ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, मतलब जो इस एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये Z इज इक्वल टू 1 की लाइन है, मतलब ये आइडियल गैस की लाइन हो गई, क्योंकि Z इज इक्वल टू 1 क्या होता है, आइडियल गैस के लिए। आप समझिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ बेटा। मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में कर्व खींचा है। मैंने क्या किया, मैंने CO ली और मैंने CO ली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और मैंने उसको एक कंटेनर में और बंद कर दिया, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो सिलेंडर पिस्टन में मैंने बंद कर दिया। और धीरे धीरे टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा, धीरे धीरे पिस्टन को नीचे दबाता गया। पिस्टन को नीचे दबाता जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और मैं देखता गया कि इसके Z की वैल्यू क्या होती जा रही है, क्या होती जा रही है। तो बस प्रेशर में बढ़ाता गया, Z की वैल्यू आती गई और मैंने प्लॉट कर लिया। ऐसे ही मैंने CH4 के लिए किया, ऐसे ही मैंने अमोनिया के लिए किया, ऐसे ही हाइड्रोजन हीलियम। मैंने कुल मिलाकर 5 गैसें ऐसी दी हैं जिनका मैंने Z ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंट ये है कि मैंने एक सिलेंडर पिस्टन लिया इस तरीके से, ठीक है ना, मैंने इस तरीके से ले लिया, ये तो हम कई बार बना चुके हैं। और मैंने इसमें गैस को भरा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता गया Z की क्या वैल्यू आती गई, Z की वैल्यू आती गई, मैं प्लॉट करता गया और मैंने डिफरेंट कर्व ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें हमें क्या ऑब्जर्व करना है, आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन और हीलियम Z इज इक्वल टू 1 से हर प्रेशर पे ऊपर की तरफ है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CH4 है, अमोनिया है, तो तीनों का बिहेवियर लगभग सेम है। तो मैं CO की बात कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि CO कुछ प्रेशर रेंज तक तो Z इज इक्वल टू 1 से नीचे है और कुछ प्रेशर रेंज तक Z इज इक्वल टू 1 से ऊपर है। तो देखो बेटा डेविएशन कैसे देखते हैं, जब जितनी प्रेशर रेंज के लिए या जिस पॉइंट पर Z इज इक्वल टू 1 रहेगा किसी भी गैस के लिए, तो हम कहेंगे कि आइडियल गैस है। ये बात समझ में आपको आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। अगर किसी भी गैस का Z इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो आइडियल गैस है, जब तक Z इज इक्वल टू 1 है, और Z इज इक्वल टू 1 से कम या ज़्यादा हो रहा है तो मतलब आइडियल गैस शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि CO का जो Z इज इक्वल टू
सीओ है जो आइडियल गैस की लाइन से नीचे भी और ऊपर भी है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो आइडियल गैस की तरफ आ जाती है और फिर उससे ऊपर निकल जाती है। अब यहाँ पर जो खास बात देखनी है बेटा, जो खास बात आपको ऑब्जर्व करनी है वो ऐसे ऑब्जर्व करो। एक बात जो लोग यहाँ पर नोटिस नहीं करते और इसको केवल याद करने की कोशिश करते हैं, टीचर्स बोलते हैं इसको याद कर लो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप अगर एक्स एक्सिस को देखो तो इसमें प्रेशर रेंज कितने हाई हैं, 200, 400, 600, 800, 1000। हम लोग 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में रहते हैं, हम लोग जो रहते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में रहते हैं। यहाँ 200 एटीएम, 400, 600, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट जब किया गया होगा तो कितना वास्ट और एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट होगा कि मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम से लेके 1000 एटीएम तक हमने कैलकुलेशन की है, 1000 एटीएम तक हमने Z की वैल्यू ली है और इस ग्राफ को प्लॉट किया है, ठीक है ना। अब एक बात देखो, आप समझो कि इतने से छोटे से रीजन में 200 पॉइंट आ गए, है ना, 200 पॉइंट आ गए, मतलब कितने छोटे से रीजन में। अगर मैं इसको 200 बार काटूंगा भी, 1 2 3 4, तो नहीं कट पाएगा। मतलब ये बहुत बड़ा ग्राफ जो है हमने छोटे में श्रिंक कर दिया है। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो बहुत बड़ा ग्राफ है हमने छोटे में श्रिंक कर दिया। अब आप अगर गौर से देखें तो मैं अगर बात करूं इस रीजन को, ये 0 से 200, इसको आप जूम करिए। देखिए कभी कभी आप देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पे फोटो आता है तो हमें कोई चीज़ दिखनी होती है तो मुझे इस तरह से जूम करते हैं, इस तरीके से करते नहीं करते, इस तरीके से जूम, ठीक है ना। उस तरह आप इसको जूम करिए और आप इस ग्राफ को 0 से 200 के बीच ले आइए। मेरी बात जरा समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्राफ बहुत वाइड प्रेशर रेंज के बीच लिया गया है तो बहुत सारी माइन्यूट डिटेल इसमें छुप जाती हैं, ठीक है ना। हमें केवल एक नेचर देखना होता है, लेकिन मैं आपको माइन्यूट डिटेल दिखाना चाहता हूँ। तो आप क्या करिए कि इसको ऐसे करके जूम करिए, जूम करिए। तो 0 से 200 यहाँ ले आइए तो आप देखेंगे कि शुरू के 2 3 4 5 एटीएम तक हर गैस पैरेलल चलती है। जेड इज इक्वल टू, देख रहे हैं हमने थोड़ी जगह छोड़ी है, ये जगह अगर मैं यहाँ इसको ऐसे करके देखूंगा तो फिर भी ये अगर 200 का पूरा स्केल है तो ये कम से कम कुछ नहीं तो 30-35 एटीएम हो गया, पर 30-35 एटीएम तो चलता नहीं है ना। अगर आप इतने स्केल को 200 मान रहे हो तो यहाँ 100 आएगा। बात समझ रहा ध्यान से, पहले आप इसको बना लो क्योंकि मैं इसमें अब कचरा करने जा रहा हूँ। पहले आप इसको नीट वीडियो पॉज करो, नीट एंड क्लीन तरीके से बना लो इसको, ज़रूरी है। कोई किताबों में केवल 1-2 गैस का मिलता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मैं इसमें कुछ कचरा करने जा रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर मेरा स्केल यहाँ से 0 से 200 है तो ये कितना हो गया 100, और करीब ये कितना हो गया 50, तो ये कितना होगा 30 के आसपास होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ये जो बनाया है स्टार्टिंग में पैरेलल करके ये ज़्यादा बना दिया है। स्टार्टिंग में हर गैस का लो प्रेशर पे, आपको पता है लो प्रेशर पे हर गैस आइडियल गैस बन जाती है। बात समझ में आपको, हर गैस क्या बन जाती है, आइडियल गैस। तो 1 2 3 एटीएम तक हर गैस Z=1 को फॉलो करती है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बनाने की कोशिश की है कि CO भी अगर मैंने ड्रॉ किया है, CO का भी कर्व, तो स्टार्टिंग में मैंने Z=1 दिखाया, फिर मैं नीचे ले गया हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है, क्योंकि अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करूंगा तो कम से कम ये 30 एटीएम हो गया, तो 30 एटीएम तक Z=1 नहीं रह सकता है, 30 एटीएम ज़्यादा प्रेशर हो गया, है ना। शुरू के 2 4 5 एटीएम तक अगर आप देखेंगे तो हर गैस Z=1 फॉलो करती है, क्योंकि प्रेशर रहता है लो, और हमें पता है कि लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो होता है। बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे ना, इसको 0 से 200 लेके आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि शुरू के 2 3 एटीएम तक हर गैस Z=1 फॉलो करती है, उसके बाद फिर डेविएट करती है, यानी लो प्रेशर रेंज में हर गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है। अब है क्या कि शुरू के 2 4 एटीएम तक तो हर गैस ने Z=1 फॉलो किया, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते गए तो CO जो है, मैं केवल CO की बात कर रहा हूँ, अगर CO का नेचर समझ में आ जाएगा तो CH4 अमोनिया का अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते गए तो CO का जो Z है वो 1 से छोटा होता चला गया। अब भैया 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, आइडियल तो तुम नहीं रहे हो ना। आइडियल तुम कब हो, जब Z=1 है। बात समझ में आ रही है? तो भैया स्टार्टिंग तक तो CO ने Z=1 फॉलो किया क्योंकि लो प्रेशर रेंज थी। जैसे ही 2 4 एटीएम से ऊपर हम पहुंचे तो CO Z=1 से कम होने लग गया, और जब प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया, अब मैं काम करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, CO के बिहेवियर को समझने के लिए उसको इस तरह से यहाँ कट करूँ, ठीक है ना। तो आप देखो कि 2 4 एटीएम की बात हटा दो, उनको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो कि 1000 एटीएम का अगर आपने ग्राफ खींचा है तो 200-400 एटीएम तो लो प्रेशर रेंज आएगा, और 800-900-1000 हाई प्रेशर रेंज आएगा, और 500-600-700 क्या होगा, मॉडरेट प्रेशर रेंज, है ना, क्योंकि ग्राफ आप देखो ना 1000 तक खींचा गया है। तो आप अगर यहाँ देखें, इसको अगर मोटा माटी देखें, यहाँ कर दें तो इस जोन में तो इसका Z <1 है, और इस जोन में इसका Z
ग्रेटर देन 1 है, यानी बहुत एक्सट्रीमली लो प्रेशर की अगर मैं बात ना करूं 1 2 3 4 एटीएम की, जहां पर Z इक्वल टू 1 है, उसकी बात ना करूं, तो आप देखेंगे कि लो प्रेशर रेंज में CO का जो Z है वो 1 से छोटा है, और हाई प्रेशर रेंज में CO का जो Z है वो 1 से बड़ा है। और सेम गोज विथ CH4 एंड NH3। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम की अगर बात करें तो 1 2 3 4 एटीएम को छोड़ दूं तो उसके बाद इसका जो Z हमेशा 1 से बड़ा ही रहता है, नीचे नहीं आता है, और ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब देखो, इसको समझाने का एक मैथमेटिकल तरीका भी है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि उस पर डायरेक्ट सवाल आता है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। चलो ध्यान से समझते हैं बेटा, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में थोड़ा समझाता हूँ, रटवाने कभी मेरा ध्येय नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आप ध्येय मतलब मेरा मोटिव आपको रटवाना नहीं है, इसलिए आप समझिए, ठीक है ना। और जो मैं करा रहा हूँ बेटा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, आपको अपनी कॉपी के अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, वो भी मुझसे पूछ लें क्या देखना है क्या नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बार सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। जो नया सीबीएसई का सिलेबस आया है उसमें काफ़ी पॉइंट्स हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके सिलेबस की टेक केयर कर रहा हूँ, जो मुझे काम के पॉइंट है उनको मैं पढ़ाऊंगा, इन सवाल आता है जो हटा दिए गए हैं मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं छोड़ूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये सब लोड नहीं लेना है कि क्या छोड़ना है क्या करना है। आपको बस जो मैं कॉपी में लिखा रहा हूँ उसको आपको मान के, मतलब आपको पढ़ना है, बस वही पढ़ना है जो मैं कॉपी में लिखा रहा हूँ, दैट्स इट। आपको मैं नीट के पेपर में 45 में से 45 क्वेश्चन दिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बस आप पढ़ते रहो, जो मैं कह रहा हूँ उसे पढ़ते रहो, और इधर उधर झांकने, इधर उधर किताबें पढ़ने के बजाय उनको रिवीजन करो बार बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बुक आपने रखनी है केवल एनसीईआरटी, और वो भी मुझसे पूछ लेना है इधर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी रिवाइज हो गया है इस साल। चलिए अब हम बात करते हैं। अब समझो कि मैंने इसमें भर लिया CO, या मैंने कोई रियल गैस इसमें भर ली, और इसमें मैंने कोई आइडियल गैस भर लिया। अब आप कहेंगे आइडियल गैस तो होती नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने मान लिया कि आइडियल गैस पाई जाती है, और मैंने आइडियल गैस यहाँ भर ली, ठीक है ना। अब देखो मैं Z थोड़ा कंपेयर करूँगा। अब ये पिस्टन एकदम ऊपर है, यानी प्रेशर बहुत ही लो है, ठीक है। तो याद रखो प्रेशर Z क्या होता है, Z क्या होता है, Z की वैल्यू क्या होती है, Z इज रेशियो ऑफ रियल गैस अपॉन रेशियो ऑफ आइडियल गैस, ठीक है ना। अभी दोनों का वॉल्यूम सेम है भाई, दोनों सेम पिस्टन सिलेंडर हैं, दोनों सेम हैं, दोनों की इस साइज वाइज सब कुछ एक जैसा है। यहाँ पर मैंने रियल गैस भर दी लाइक CO, यहाँ पर मैंने आइडियल गैस भर दी कोई। अब मैंने प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया, इक्वल दोनों पे बढ़ाया, ठीक है ना। तो इसके मॉलिक्यूल भी पास आना है, इसके मॉलिक्यूल भी पास आना है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। आप वॉल्यूम नोट करते जा रहे हो, जितना रियल गैस का वॉल्यूम आ रहा है उतना आइडियल गैस का वॉल्यूम आ रहा है। Z क्या आ रहा है, Z आ रहा है 1, जरा समझना ध्यान से। अब आपने रियल गैस का पिस्टन और नीचे किया, फिर आइडियल गैस का भी और नीचे किया, तब भी दोनों का वॉल्यूम सेम आया, आपने रेशियो निकाला 1। अब देखो एक समय ऐसा आएगा कि रियल गैस के मॉलिक्यूल थोड़ा ज़्यादा पास आ जाएंगे, और वो इतना पास आ जाएंगे कि उनके बीच में एक काम करना शुरू हो जाएगा, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस एकदम जाग जाएंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि भैया मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, लेकिन उनको एक मिनिमम डिस्टेंस पे लाना पड़ता है कि नहीं। तो आपने क्या किया, आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया, ये बढ़ाया, फिर यहाँ बढ़ाया। तो अब जब तीसरी बार आपने यहाँ बढ़ाया तो रियल गैस के मॉलिक्यूल इतनी पास आ गए कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जाग गया, और अट्रैक्शन फोर्स जाग गया तो वो और पास आ गए। समझो जरा बात को, समझो जरा कि भाई पहले दूर थे, अब तीसरी कंडीशन यहाँ आई, यहाँ आपने पिस्टन ले आए। जब आप यहाँ पिस्टन ले आए तो गैस के मॉलिक्यूल इतनी पास आ गए, और यहाँ इनमें A आ गया, A जाग गया, इनका A जाग गया मतलब एक काम करने लग गया, मतलब इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स जाग गए। तो इन्होंने अपने आप को और पास कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, इन्होंने अपने आप को और पास कर लिया। भाई अट्रैक्शन फोर्स हुआ, जरा समझो बात को, ऐसे समझो, आप ऐसे समझो इसको, ऐसे। भाई जरा देखना ध्यान से, भाई जरा देखना है, इसको मैं ऐसे इस तरह समझा रहा हूँ आपको, जरा देखना ध्यान से, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये रियल गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं। भाई आपने प्रेशर लगा के आप दबा रहे हो, भैया रुके रहो, कहाँ जा रहे हो, आपने दबाया, ये पास आए, दोनों का वॉल्यूम सेम कम हुआ। दूसरी बार दबाया और पास आए, दोनों का वॉल्यूम सेम कम हुआ। तीसरी बार दबाया तो और पास आए, लेकिन अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में A है, अब A इतनी डिस्टेंस पे काम करने लग गया, तो ये बेसिकली आपने जितना प्रेशर लगाया उससे ज़्यादा पास आ गए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यानी सेम प्रेशर आपने लगाया तो ये इनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन फोर्सेस काम ही नहीं करते हैं, कितने भी पास आ जाएंगे। तो ये इतनी पास है, ये इतनी पास है, लेकिन ये और पास चला गया, तो आपका पिस्टन और नीचे आ गया, यहाँ वॉल्यूम कम हो गया।
क्योंकि इनके बीच में ए आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रियल गैस का वॉल्यूम कम हो गया, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो जेड अपने आप, अब यहाँ पर इस कंडीशन पे क्या हुआ कि रियल गैस का वॉल्यूम इज लेस देन आइडियल गैस का वॉल्यूम, तो इस कंडीशन में जेड अपने आप ही 1 से छोटा आ गया कि नहीं आ गया भाई? अब आप देख रहे हो कि अब आप दबा रहे हो तो और पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आप सेम प्रेशर कम कर रहे हो लेकिन ये वॉल्यूम ज़्यादा कम हो जा रहा है क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम करने लग गए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से कम हो जाएगा। अब आपने क्या करा, और दबाया थोड़ा, सेम प्रेशर लगाया तो ये यहाँ पहुँचा, आपने इसमें लगाया तो ये और पास आ गए, क्योंकि अभी और पास आ गए, इनमें अट्रैक्शन फोर्स और काम कर रहा है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन और बढ़ता जा रहा है, वो और पास होते जा रहे हैं, लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल तो उसी पेस से पास आएंगे जितने पेस से आप प्रेशर लगा रहे हो। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा आएगा हर कंडीशन में, और आप देखोगे जेड क्या होता जाएगा, 1 से छोटा होता जाएगा। अब आपने बहुत ही एक्सट्रीमली प्रेशर, अब देखो इधर डॉट लाइन के इधर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं इधर वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 1 से बड़ा क्यों होता है। देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, कुछ भी करा के इसको बराबर ले आया, इधर बराबर। अब देखो याद रखना, जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, जब वो पास आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा पास आ जाएंगे तो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनको रिपेल करना शुरू कर देगा। इस बात को आप समझिए, उनको रिपेल करना शुरू कर देगा। अब पता चला कि आप इसको पास लेके आ रहे हो पर ये बाउंस बैक कर रहे हैं, आपने क्या करा, इसको पास लेके आए और ये बाउंस बैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा पास आ गए हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे रिपेल कर रहे हैं, तो बाउंस बैक कर रहे हैं। आपने कहा जा पास जा, वो बाउंस बैक कर गया, आपने पास, वो बाउंस बैक कर गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो पास आते रहेंगे, लेकिन ये क्या, ये बाउंस बैक कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये तो क्या था, लो प्रेशर रेंज थी, है ना। अब जब आप हाई प्रेशर रेंज करोगे बेटा, तो आप याद रखना कि हाई प्रेशर रेंज में क्या होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। अब हाई प्रेशर रेंज में क्या होता है बेटा, हाई प्रेशर रेंज में क्या होगा कि भैया रियल गैस के वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल है वो बाउंस बैक करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे हाई प्रेशर पे, तो वहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज़्यादा हो जाएगा, तो Z > 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। अब मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से समझाता हूँ। ये पूछा नहीं जाता, ये समझने के लिए है, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से समझाता हूँ कि मैथमेटिकल तरीके से हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि किसका प्रेशर ज़्यादा और किसका प्रेशर, मतलब ये जो Z है वो जो डिफ़र कर रहा है वो क्यों डिफ़र कर रहा है। बात समझ में आपको आ रही है? ध्यान से देखेंगे हम लोग बेटा। पहला केस नंबर 1, एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर का मतलब आप समझिए ध्यान से बेटा। एट लो प्रेशर का मतलब ये है कि ये जो डॉट लाइन है इससे पहले की बात चल रही है, ठीक है। एट लो प्रेशर, अब एट लो प्रेशर पे देखो क्या होता है भाई। पहले मैं लिखूंगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है 1 मोल के लिए, P + A/V², V - B = RT। तो एट लो प्रेशर पे क्या होगा, एट लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा भाई। वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा निगलेक्ट, मतलब V - B इतना छोटा होगा भाई। B तो जब प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा ना, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम B को काउंट ही नहीं करते, B को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं B को। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी P + A/V², V = RT बन जाएगी, है ना। इसको मल्टीप्लाई करें, PV + A/V = RT बन जाएगी। अब मैं RT को पूरे राइट LHS और RHS में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन गया PV/RT + A/RTV = 1। अब P/RT क्या होता है, Z होता है, P/RT क्या होता है, Z, तो Z = 1 - A/RTV। आप देख रहे हो लो प्रेशर रेंज में Z की वैल्यू 1 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि एक A भी कोई वैल्यू होगी, A भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, R भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, और T केल्विन में रखना है वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और V क्या होगा, V तो वॉल्यूम तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये Z की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम। तो देखो लो प्रेशर रेंज में Z की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई नहीं हुई बेटा? ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है लिख के ऑप्शन में, मैं अभी समझाता हूँ कैसे ऑप्शन आते हैं, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए। अब आप देखिए केस नंबर 2 देखेंगे अब हम। केस नंबर 2 देखेंगे हैं। अब केस नंबर 2 में क्या होता है, एट हाई प्रेशर।
हाई प्रेशर। अब देखो हाई प्रेशर पे क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। हाई प्रेशर पे क्या होगा, बहुत हाई प्रेशर होगा तो होता है, उसमें रिपल्शन होना शुरू हो जाता है ना, तो ए क्या हो जाएगा, ए बेकार हो गया, क्योंकि ए क्या डिपेंड करता है, अट्रैक्शन फोर्स। अब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, मॉलिक्यूल इतने पास आ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रिपल कर रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये रह जाएगा पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्या हो जाएगा, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। अब क्या करो, आर टी को दोनों साइड से डिवाइड कर दो, है ना, आर टी को दोनों साइड से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया पी वी बाई आर टी माइनस पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1। अब पी बाई आर टी होगा जेड हो गया, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो जेड 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो हाई प्रेशर रेंज के लिए इस जेड क्या आता है, 1 से बड़ा आता है। क्लियर हो गई बात? तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस पी वी बाई आर टी। ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आता है बेटा, सवाल में ये लिख देते हैं कि एट लो प्रेशर द वैल्यू ऑफ जेड। अब ऑप्शन बना देंगे 4 आपके पास, एट लो प्रेशर द वैल्यू ऑफ जेड, 4 ऑप्शन बना देंगे। एक ऑप्शन ये हो जाएगा, एक ऑप्शन ये हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बन गए 4 ऑप्शन। भाई एट लो प्रेशर द वैल्यू ऑफ जेड विल बी, ऑप्शन नंबर ए सही वाला, ऑप्शन नंबर बी ये वाला, ऑप्शन नंबर सी इसमें प्लस कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें माइनस कर देंगे। ऐसे आता है सवाल, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये तो बात रही किसके लिए, ये बात रही COCH और अमोनिया के लिए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, केस नंबर 3 की बात करते हैं हाइड्रोजन हीलियम के लिए। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन हीलियम में ऐसा क्या हो रहा है कि उनकी वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो रही। उसके लिए क्या होता है, इसमें आप नोट करेंगे, एक बात नोट करके लिखिए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इज एक्सट्रीमली लो। The value of A for hydrogen and helium is extremely low. So, this is difficult to make them liquid. The value of A is extremely small. The value of A for hydrogen and helium is extremely low या small कह लो. So, this is difficult to make them liquid या सो दिस इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई देम। अब लिक्विफाई का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ, अभी पहले ही समझ लीजिए। इसका क्या मतलब है कि भाई हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैस है उनके लिए ए क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। तो बताओ भैया, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 के आसपास हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले की तरफ हो गया कुछ देखो, ये पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर टी। सो आर टी को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी बाई आर टी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हीलियम में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका ए क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या क्या कहा गया है कि मैंने पूछा था कि इनको कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर हाइड्रोजन हीलियम इज एक्सट्रीमली लो, सो दिस इज डिफिकल्ट टू मेक देम लिक्विड। तो इनको लिक्विफाई करना मुश्किल क्यों जाता है, क्योंकि भाई लिक्विफाई करने के लिए आपको पता है कि मॉलिक्यूल एक सर्टेन डिस्टेंस पे पास आने चाहिए, तभी वो लिक्विफाई होते हैं। तो इनका ये इतना लो होता है कि थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ते हैं इनको, मतलब ए बहुत ज़्यादा लो है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, तो ये इनको मॉलिक्यूल को पास लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी लिक्विफाई की बात नहीं करते, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर एक केस 4 और होता है, वो देख लो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हर गैस, केस 4 बता रहा हूँ आपको, ये केस 4 आपको कहीं नहीं मिलेगा, केस 3 तक हर किताब में मिलता है, ये समझ लो। मैंने आपको बोला था कि एट हाई टेम्परेचर एट लो प्रेशर, मैंने आपको बताया था कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे गैस क्या बन जाती है, आइडियल गैस। रियल गैस क्या बन जाती है, आइडियल गैस। देखो कैसे बनती है, समझो, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। लो प्रेशर होता है तो B 0 हो जाता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा, लो प्रेशर होता है तो क्या होता है, B क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो B क्या हो जाता है, 0। और हाई टेम्परेचर होगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं, दूर दूर जाएंगे, और पास नहीं आएंगे तो एक बेकार है, ए की वैल्यू 0 हो गई। तो आप देखेंगे पी वी इज इक्वल टू आर टी बन जाता है। क्लियर की बात? तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं बेटा, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं बेटा। अब आपको स्क्रीन पे कोई कर्व दिख रहा होगा और साथ में दिख रहा होगा आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अभी हमने जो पढ़ा था वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा था, टेम्परेचर को हमने रखा था कांस्टेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब हमने
एक ही गैस, मैंने क्या किया, मैं आपको टेम्परेचर पर क्या डेविएशन होता है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एक ZP प्लॉट ड्रॉ किया है केवल एक गैस के लिए, नाइट्रोजन के लिए मैंने ड्रॉ किया है, केवल नाइट्रोजन के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। अब देखो एक कर्व मैंने ड्रॉ किया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर मैंने ड्रॉ किया है, ये देखो ये जहाँ जहाँ मेरा मार्कर जा रहा है ये ड्रॉ किया है मैंने 20 पर, फिर नीचे ड्रॉ किया है मैंने -25 पर, फिर ड्रॉ किया है -75 पर। आप देखो कि -75 का कर्व ये रहा, ये ऊपर गया, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैं आया -25 पे, तो -25 पे ये गया, फिर मैंने बढ़ाया तो आया 20 पे, तो ये कर्व गया, 50 पे कर्व ऊपर चला गया। देखो आप ध्यान से देखो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ये Z=1 की तरफ जा रहा है। आपको पता है ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो गैस किधर जाती जाती है, गैस आइडियल बिहेवियर की तरफ जाती जाती है। तो आप देखो आप जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो टेम्परेचर, तो एक कर्व जो है जो डिप है वो डिप छोटी होती जा रही है। जब आप -75 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो डिप बहुत बड़ी है, जब आप -25 पे कर रहे हो तो डिप छोटी हो गई, फिर -20 पे कर रहे हो तो और डिप छोटी हो गई, अब 50 पे कर रहे हो तो ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना। तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये Z=1 की तरफ जा रहा है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन के लिए हम कहते हैं कि ये काफ़ी देर तक Z=1 रहता है। वही वाली बात है ना, देर तक का मतलब कितना, 2 4 5 नहीं, करीब 50 ATM के आसपास तक ये Z=1 रहता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड N2 के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर है ना। अब देखो यहाँ पर आप कहेंगे तो मैं इसको ऐसे ये मतलब यहाँ पर इस तरीके से है ना, इस तरह से उठता है यहाँ पर ऊपर, ठीक है। अब आप इसको लिख लो, थ्योरी में आपको मैं इसको ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो मैंने नाइट्रोजन का प्लॉट आपको बनाया है कि अगर प्रेशर रेंज सेम रखें तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो Z=1 की तरफ गैसेस जाती जाती हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान से लिखो इसको, इट इज ZP प्लॉट फॉर नाइट्रोजन, इट इज ZP प्लॉट फॉर नाइट्रोजन at different temperature varying between -70 degree centigrade to 50 degree centigrade। पैराग्राफ चेंज करो बेटा। it is seen that as the temperature is raised that the dip in the curve becomes smaller and smaller, ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज करो, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड द कर्व सीम्स टू रिमेन ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड द कर्व सीम्स टू रिमेन्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल फॉर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, कॉमा showing thereby that the Z becomes almost equal to unity under these conditions। these conditions मतलब क्या है कि अगर आप नाइट्रोजन को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओगे और तब प्रेशर वाला कार्यक्रम करोगे तो बहुत लंबी रेंज तक ये आइडियल गैस बनी रहती है। समझिए इस बात को, -75 पर तो शुरू के 2-4 ATM तक रहेगी, -25 पे 5-6 ATM तक रहेगी, 20 पे कहो 8-9-10 ATM तक रह जाए, लेकिन 50 पर एक एप्रिशिएबल रेंज करीब 40-45 ATM तक ये आइडियल गैस रहती है। यानी अगर आप किसी गैस को हाई टेम्परेचर पर रख रहे हो तब प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी लंबी रेंज तक वो आइडियल गैस रहती है। बस ये बताना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये लंबी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काफ़ी देर तक Z=1 रहेगा, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या रहेगी, काफ़ी देर तक आइडियल रहेगी। और अगर ये आइडियल रहेगी बेटा तो एक मुझे बात बताओ, आइडियल रहेगी तो बॉयल लॉ फॉलो करेगी, यानी PV क्या होगा, PV कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब आप पैराग्राफ के लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या लिखा, शोइंग देयर बाय दैट the Z becomes almost equal to unity under these conditions। पैराग्राफ चेंज करो, PV remains constant, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम, PV remains constant and Boyle's law is obeyed, PV remains constant and Boyle's law is obeyed within this range of pressure, PV remains constant and Boyle's law is obeyed within this range of within this range of pressure at 50 degree centigrade, full stop।
दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल पॉइंट और बॉयल टेम्परेचर. अब आपसे कुछ पूछे कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है भाई, उससे कहना है कि बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर कोई पर्टिकुलर गैस काफ़ी लंबी प्रेशर रेंज में क्या करती है, आइडियल रहती है. यानी काफ़ी लंबी प्रेशर रेंज में पीवी रिमेंस क्या रहता है, कांस्टेंट. बात समझ में आ रही है? नीचे लिखिए इसमें, बॉयल टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. भाई नाइट्रोजन के लिए 50 है, किसी और के लिए कुछ हो सकता है, किसी और के लिए कुछ हो सकता है, ठीक है ना. बॉयल टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. अब मैं आपको बॉयल टेम्परेचर की प्रिसाइज डेफिनेशन लिखा देता हूं, तो आप इन पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना शुरू करेंगे बेटा. द टेम्परेचर एट विच, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ये बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन है. द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली, टेंड्स टू बिहेव आइडियली. अब आइडियली के लिख लो ब्रैकेट में पीवी रिमेन्स कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लो पीवी रिमेन्स कांस्टेंट, ब्रैकेट क्लोज, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर, इज नोन एज बॉयल टेम्परेचर. बात समझ आ रही है? बॉयल टेम्परेचर को बेटा हम लोग बेसिकली टीबी से डिनोट करते हैं. टी, बड़ा टी और इसके बगल में छोटा सा बी आएगा. टीबी इज इक्वल टू ए बाई आर बी. टीबी इज इक्वल टू ए बाई आर बी. ए और बी क्या है? वंडर वॉल कांस्टेंट. मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद नहीं तो फिर समझ लीजिए. ए और बी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ए और बी हर गैस के लिए डिफरेंट होंगे, डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट ए और बी होते हैं. बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन के ए और बी अलग होंगे भाई. नाइट्रोजन के वॉल्यूम मॉलिक्यूल का साइज अलग होगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल का साइज अलग होगा, और ए भी डिफरेंट होंगे भाई. नाइट्रोजन में जो फोर्सेस काम करते हैं ए उन पर डिपेंड करेगा, अमोनिया में जो काम करते हैं वो ए उन पर डिपेंड करेगा भाई. अमोनिया में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी होगा, तो साथ में अमोनिया में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगा, ठीक है ना. और अमोनिया में सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, लेकिन N2 में ऐसा कुछ नहीं होगा. तो हर गैस के लिए ए भी अलग होता है, बी भी अलग होता है, तो हर गैस के लिए टीवी भी अलग होगा. बस इतनी छोटी बात आपको याद रखनी है. इस पूरे चीज से आपका जस्ट क्या निकलेगा, कंक्लूजन आप अपने दांव उठा लीजिए. कंक्लूजन क्या है भाई, कि हर गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर वो बहुत लंबी प्रेशर रेंज में आइडियल गैस फॉलो करती है, और उस टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं. हर गैस के अलग होता है. टीबी इज इक्वल टू ए बाई आर बी. ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रख लेना है बेटा. अगला टॉपिक जो हमारा है, और शायद लास्ट टॉपिक है ये हमारा गैसी स्टेट में, क्रिटिकल फिनोमिनन. क्रिटिकल फिनोमिनन, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिलेबस से इस साल हट चुका है. क्रिटिकल फिनोमिनन सिलेबस से हट चुका है. अब आप बोल रहे होंगे सर वैसे ही इतना सब कुछ पढ़ना रहता है, जब सिलेबस से हट गया है तो क्यों पढ़ा रहे हो. बात आपकी बिल्कुल सही है भाई, लोड बहुत रहता है. जूलॉजी भी पढ़नी होती है, बॉटनी भी पढ़नी होती है, फिजिक्स का तो और लोड है, फिजिक्स भी पढ़नी रहती है. बेटा मैं इसको केवल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. हाँ, सिलेबस से बाहर हो चुका है तो आप ये नहीं कह सकते कि सवाल आएगा कि नहीं आएगा इससे, ठीक है ना, लेकिन इसका एप्लीकेशन आगे है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ. ध्यान से आपको इसको समझना है. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप समझ लेंगे ना तो आगे थोड़ा सा दिक्कत कम होगी, क्योंकि कई बार बार चीज़ें यूज़ होती हैं, क्रिटिकल, ठीक है ना. तो उस क्रिटिकल को समझने के लिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. दो इट इज़ मतलब इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिलेबस, कोई बात नहीं. तो हम लिखना शुरू करेंगे बेटा. इसमें पहले लिखवाऊंगा एक पेज और फिर आपको समझा दूंगा, ताकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं. लिखो बेटा, the most characteristic property of gas, the most characteristic property of gas, the most characteristic property of gas is that their molecules lie far apart from one another. The most characteristic property of gas is that their molecules lie far apart from one another and are in continuous rapid motion, and are in continuous rapid motion, full stop. This is practically, या ऐसे देखो, this is particularly, practically नहीं, काटो practically. This is particularly when, this is particularly when temperature is high and pressure is low. This is particularly when temperature is high and pressure is low, full stop.
however, full stop, however, as the temperature of gas is lowered, as the temperature of gas is lowered, the kinetic energy of molecule decreases. इस लाइन को आप करेंगे अंडरलाइन, बिल्कुल तमीज के साथ. कहां से? however, however as the temperature of gas is lowered, the kinetic energy of molecule decreases. अब आपको पता है क्यों. E is equal to 3/2 kT होता है कि नहीं होता? तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी कि नहीं हो गई? तो टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी. ठीक है ना, फुल स्टॉप कर देंगे, बस यही तक लाइन करनी है. अब आगे लिखो, thus volume occupied by the gas also decreases. Thus volume occupied by the gas also decreases. फुल स्टॉप. पैराफ्रीन करेंगे, पैराफ्रीन करके लिखेंगे बेटा. यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई ना कि जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे मॉलिक्यूल स्लो होते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है ना. आगे लिखेंगे पैराफ्रीन करके बेटा, एट अ सफिशिएंटली लो टेम्परेचर, एट अ सफिशिएंटली लो टेम्परेचर some of the slow moving molecules, at a sufficiently low temperature some of the slow moving molecules cannot resist the force of attraction, cannot resist the force of attraction, and they come closer and closer, and they come closer and closer, and ultimately the gas changes into the liquid state, and ultimately the gas changes into the liquid state. आपको याद है मैंने H2 और हीलियम के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो आप मेरे मुंह से लिक्विफिकेशन या मतलब इनको लिक्विड में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल वर्ड निकल गया था ना. मैं आपको बस वही चीज़ समझा रहा हूँ कि कोई गैस लिक्विड में कैसे चेंज होती है. तो मैंने क्या लिखवाया बेटा आपको इस पैराग्राफ में कि एट अ सफिशिएंटली लो टेम्परेचर सम ऑफ द स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रेजिस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल स्लो होते जाएंगे वो एक दूसरे के पास आते जाएंगे, उनके बीच में ए काम करना शुरू कर देगा, है ना. और उस ए को, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी कम हो गई है कि उस ए को ओवरकम नहीं कर सकते. ए को ओवरकम करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना. तो एट अ सफिशिएंटली लो टेम्परेचर सम ऑफ द स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रेजिस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे कम क्लोजर एंड क्लोजर एंड अल्टीमेटली द गैस चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट. जब जरूरत से ज़्यादा पास आ जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक. अब पैराफ्रीन कीजिए. पैराफ्रीन करके लिखिए बेटा, the effect of temperature, the effect of temperature, the effect of temperature however is more important, the effect of temperature however is more important than that of the pressure, the effect of temperature however is more important than that of the pressure, because ध्यान से रखना है, because for each gas, because for each gas there is a certain temperature, for each gas there is a certain temperature above which, for each gas there is a certain temperature above which it cannot be liquefied, above which it cannot be liquefied, comma, no matter how high a pressure may be applied, no matter how high a pressure may be applied. This temperature is known as critical temperature. This temperature is known as critical temperature. अब आप क्या करेंगे बेटा, ब्लैक पेन निकालो और फॉर ईच गैस से लेके अंडरलाइन करो लास्ट तक. फॉर ईच गैस से लेके आपको अंडरलाइन करना है. आपको रिवीजन करते वक्त पता चले कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट लीव किया जा सकता है. फॉर ईच गैस देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, comma, no matter how high a pressure may be applied. This temperature is known as critical temperature. This temperature is known as critical temperature. फुल स्टॉप करें और आगे लिखें. पैराग्राफ चेंज नहीं करना है बेटा, सेम पैराग्राफ में कंटिन्यू करना है. Thus the critical temperature of a gas may be defined as the temperature. Thus the critical temperature of the gas may be defined as the temperature above which it cannot be liquefied, however high the pressure may be, however high the pressure may be. मतलब ये अब पूरी कहानी का क्या सारांश है, क्या जिस्ट है, क्या क्रक्स है वो समझिए. क्रक्स ये है कि गैस की बेसिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर होती है, ना कि प्रेशर. ठीक है ना.
अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके मॉलिक्यूल को पास पास लेके आना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं केवल प्रेशर बढ़ाकर मैं मॉलिक्यूल को पास पास लेके आऊँगा और वो लिक्विड में बदल जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको एक अमाउंट तक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को भी कम करना पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल स्लो हो जाए और एक दूसरे से दूर ना जा पाएँ। और काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। यानी किसी भी गैस को आपको लिक्विफाई करना है तो एक मिनिमम टेम्परेचर तक लेके आना होगा, उसके बाद ही प्रेशर लगाकर आप उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दुनिया का प्रेशर लगा लीजिए, गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कि TC फॉर CO2 की बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो TC होता है वो लगभग 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 है और इसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप समझिए इस बात को ध्यान से। जैसे आपने एक कंटेनर लिया, आपने एक सिलेंडर लिया, उसमें ऊपर लगा दिया पिस्टन और यहाँ पर आपने भर दी CO2 कितने पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और आपने कसम खा लिया कि मैं भैया टेम्परेचर कम नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और आप प्रेशर कम करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, उनको मैं पास पास ले आऊँगा तो वो क्या कर देंगे, वो लिक्विड में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक काम करना शुरू कर देगा और एक दूसरे को पास पास ले आएगा, लिक्विड बदल जाएंगे। पर आप ध्यान समझो कि अगर टेम्परेचर आप नहीं कम करोगे तो आप कितना भी प्रेशर लगा लो, लिक्विड में बदलेगी नहीं, ये एक दूसरे को रिपल करते ही रहेंगे, ठीक है ना। तो लिक्विड में बदलने के लिए आपको 70 से उसको लेके आना पड़ेगा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद आप चाहो तो कह दो कि अब यार इसके वाले टेम्परेचर कम नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, मत कम करो। इस टेम्परेचर पर आप प्रेशर लगाओगे, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और लिक्विफाई हो जाएगी गैस, ठीक है ना। तो गैस की ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी टेम्परेचर होती है, ना कि प्रेशर, क्योंकि E क्या होता है, 3/2 kT। तो हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर गैस है तो आप कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो जैसे CO2 है, अगर आपको CO2 को लिक्विड में बदलना है तो आपको अगर CO2 31.1 या उससे नीचे है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर है, 50 है, 60 है, 55 है, 45 है, तो आपको उसको पहले 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रेशर लगाएंगे तो वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, माना सिलेबस से बाहर हो गया पर इसका एप्लीकेशन है बेटा आगे, ठीक है ना। पहले हम जब इसको पढ़ाते थे उसमें तमाम ग्राफ वगैरह बनवाते थे, बहुत ग्राफ बनते थे इसमें, वो सब अब नहीं, क्योंकि अभी सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो उन ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि TC फॉर CO2 कितना होता है, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें नीचे लिख लो इट मीन्स, इसको इस डेटा को नोट करके इसके नीचे लिखो, इट मीन्स it is not possible to liquefy CO2. It is not possible to liquefy CO2 above 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड by any means। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब पैराग्राफ सिंगर कुछ और बातें हम लिखेंगे, ध्यान से लिखो बेटा। एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, पैराग्राफ सिंगर लिखना है फ्रेश पैराग्राफ से। एट द क्रिटिकल टेम्परेचर अ सर्टेन प्रेशर इज नीडेड। एट द क्रिटिकल टेम्परेचर अ सर्टेन प्रेशर इज नीडेड टू लिक्विफाई द गैस। भाई आपने 31.1 तक तो ठंडा कर लिया, पर प्रेशर भी तो लगाना पड़ेगा ना, मैं उस प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर अ सर्टेन प्रेशर इज नीडेड टू लिक्विफाई द गैस। दिस प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर रिक्वायर्ड है गैस को लिक्विड में बदलने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर, मतलब PC। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर मतलब PC। फुल स्टॉप, आगे लिखो। The volume occupied by 1 mole of gas, the volume occupied by 1 mole of gas, the volume occupied by 1 mole of gas at this pressure and temperature is known as critical volume। भाई TC के लिए जो P चाहिए लिक्विड में बदलने के लिए, उसको हम बोलते हैं PC। और TC और PC पर जो वॉल्यूम होगा गैस का वो क्या कहलाएगा, VC कहलाएगा। तो आपने पहले डिफाइन किया क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आपने क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम भी डिफाइन कर लिया। अब बेटा इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, उसको हम ध्यान से लिखेंगे। जो क्रिटिकल टेम्परेचर निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है TC = 8A/27 RB। 8A/27 RB, इसको हम लोग याद कर लेंगे एकदम ढंग से, ठीक है ना। 8A/27 RB। इसी तरीके से PC का फॉर्मूला होता है, PC का फॉर्मूला क्या होता है, PC होता है A/27B²। और
VC का फॉर्मूला क्या होता है 3B। इसको आप लोग मतलब एकदम ढंग से याद कर लीजिए। मैं इसको रेड में नोट कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। TC क्या होगा 8A/27RB। PC क्या होगा A/27B²। और TC क्या होगा, TC तो हो गया 8A/27RB, PC क्या हो गया A/27B², और VC क्या हो गया 3B। ठीक है ना। अब यहाँ से A और B की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती हैं, वो मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। कभी कभी ऑप्शन में घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे देखो यहाँ से देखो, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 2, इक्वेशन कहता हूँ इक्वेशन 3। भाई इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 3 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3, जरा देखना पड़ता है हमसे, फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई VC/3। तो B की वैल्यू अब आ गई, वो सॉल्व करना है। B की वैल्यू क्या आ गई VC/3। अब देखो, अब मैं क्या करूं, अगर ये B की वैल्यू मैं रखूं इक्वेशन नंबर 2 में, B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ, देखना ध्यान से बेटा। PC = A/27। अब B² यानी क्या होगा VC²/9, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PC = A/3VC²। अगर मैं B की वैल्यू यहाँ पर रखूँ, कहाँ पर, ठीक है ना, तो आप देखो ये क्या आ गया, A = क्या आ गया 3PCVC²। आ गया कि नहीं आ गया, A = 3PCVC²। बात समझ में आ गई। अब मैं अगर यही B की वैल्यू उठाकर अगर मैं यहाँ रख दूँ TC में, यही B की वैल्यू उठाकर यहाँ TC में रख दूँ, जरा देखना ध्यान से क्या होगा। ये B की वैल्यू मैंने उठाकर TC में रख दी, तो क्या होगा, ये TC = 8A/27R, और ये क्या हो जाएगा VC/3, है ना। तो ये TC क्या हो गया, TC = ये हो गया आपका 8A/9R VC। तो यहाँ से देखेंगे तो A = क्या क्या निकल के आया, A = निकल के आ गया 9/8 R TC VC, 9/8R TC VC। अब देखो कोई आपसे पूछे कि A की वैल्यू बताओ PCVC के टर्म में, तो ये रही A 3PCVC²। कोई आपसे पूछे A की वैल्यू बताओ TCVC के टर्म में, तो आ गई A = 9/8R TCVC। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई पूछे आपसे B की वैल्यू बताओ VC के टर्म में, तो B = VC/3, ये है आपका। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं TC/PC कर देता हूँ, मतलब मैं 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, TC/PC = 8A/27RB इंटू, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 27B²/A, है कि नहीं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, TC/PC, तो A और A कट गया, 27 कट गया, ये हो गया आपका 8, और ये B से 1 भी कट जाएगा, 8B/R हो गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो B की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, B की वैल्यू क्या निकल के आएगी, B की वैल्यू निकल के आएगी 1/8 R TC/PC। B की वैल्यू कितनी आएगी 1/8 R TC/PC। तो देखो B की वैल्यू VC के टर्म में ये आ गई, B की वैल्यू TC और PC के टर्म में ये आ गई, B = 1/8 R TC/PC। ठीक है। अब मैं काम करता हूं कि ये जो B की वैल्यू है, मैं इस इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं, यहां पर मैं पुट कर रहा हूं। तो देखना आप ऑटोमेटिक देखना, यहां पर मैं पुट कर दूंगा। अगर मैं ये जो B की वैल्यू है मैं यहां पुट कर दूं, इसमें PC A/27B² में अगर B की वैल्यू पुट कर दूं, तो फाइनली यहां पर A की एक वैल्यू और आ जाएगी, वो आ जाएगी 27/64 R² TC²/PC। ये A की जो वैल्यू है वो TC और PC के टर्म में आ गई, ये TC और VC में थी, ये केवल PC और VC में थी। तो इस तरीके से आप इसको पलट के कर सकते हैं, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि A की कौन सी वैल्यू ट्रू है, कौन सी B की वैल्यू ट्रू है, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है। पहले आप TC VC और PC में वैल्यू याद रखेंगे और इसको पुट करके देख लेंगे। मैं इस पर आपको एक सवाल करा देता हूँ, बहुत छोटे छोटे सवाल इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बोलाऊँगा बहुत ही मतलब इसमें से अगर सवाल बनेगा, आप समझ लीजिए अगर इसमें से सवाल बनेगा तो सवाल बनेगा जाकर आइडियल गैस वाले में से, बॉयल्स, चार्स, गैलुसक, डाल्टन्स, ग्राम से सवाल बनता है। ये तो इनमें सवाल नहीं बनता है। ये जो रियल गैस वाला पोर्शन है थोड़ा सा एक तो बियॉन्ड द स्कोप पोर्शन है, उसमें सवाल भी नहीं बनता बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ कराने के लिए,
द वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर CO2, वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर CO2, ए की वैल्यू दी हुई है 3.6 लीटर स्क्वायर ATM मोल -2, एंड बी की वैल्यू दी हुई है कितनी 4.28 इंटू 10⁻² लीटर पर मोल। बात समझ आ गई? तो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट TC, PC एंड VC। कितना आसान है। VC इजिकल टू कितना होता है 3B, हम जानते हैं V इजिकल 3B, ठीक है। तो बस 3 और B की वैल्यू रखोगे आप, आंसर आ जाएगा। कितना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा 0.1284, मल्टीप्लाई करना है बस। कोई आपसे पूछे TC कितना है भाई, TC कितना है भाई, TC कितना है 8A/27 RB। तो यहाँ पर क्या रखोगे 8A कितना रखोगे 3.6/27 R, क्योंकि यहाँ ATM और लीटर वगैरह में सब दिया, तो R कितना आएगा 0.0821 इंटू B कितना है 4.28 इंटू 10⁻²। बस कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 303.9 केल्विन आ जाएगा। इस तरीके से आपका PC आ जाएगा। PC कितना होता है A/27B², वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 72.78। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ सवाल इस तरह के नहीं पूछे जाते, क्योंकि इनमें बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है। तो गैसीय स्टेट से सवाल अगर आता है तो वो आता है केवल वहाँ से, मतलब ज़्यादातर सवाल आने के चांस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर आइडियल गैस वाले पोर्शन से होती है, ग्राम्स लॉ तक, ठीक है ना। लेकिन हमें करना पूरा है, मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया। इसके असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, तो असाइनमेंट में 2-4 बातें और भी नहीं निकल के आएंगी, आप लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे।